हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। इसका हम 6th एडिशन कवर कर रहे हैं और हम इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके जो ऑथर है वो है रामेश एलमासरी और श्यामकांत बी नवथे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज, देखो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी तक मैंने पार्ट 5th तक कंप्लीट करवा दी, जिसके अंदर अलग अलग चैप्टर से नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट 6, जिसके अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। इसके अंदर आएगा डेटाबेस डिजाइन थ्योरी एंड नॉर्मलाइजेशन। तो आप जानते होंगे कि नॉर्मलाइजेशन हमारी जो एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन इज आईएमपी पार्ट 4 बस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं चैप्टर 15, बेसिक ऑफ फंडामेंटल सॉरी बेसिक ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन फॉर रिलेशनल डेटाबेस। तो हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इनफॉर्मल डिजाइन गाइडलाइंस फॉर रिलेशनल स्कीम्स, जिसके बारे में हमने पहले थोड़ा पढ़ा है। बट फिर भी अगर मैं बात करूँ गाइडलाइंस की, तो हम देख लेते हैं इनफॉर्मल गाइडलाइंस क्या होती है। तो इसका यूज हम कब कर सकते हैं, जब हमको मतलब क्या करना है, मेजर करना है, डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ रिलेशन। किसी रिलेशन की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम इनफॉर्मल गाइडलाइंस का यूज करेंगे। ठीक है, देखो कैसे आप कुछ पॉइंट याद रख सकते हो, लाइक मेकिंग श्योर द सेमेंटिक ऑफ एट्रीब्यूट्स इज क्लियर इन द स्कीम, है ना। आप हर एक एट्रीब्यूट का अपना एक सेमेंटिक मीनिंग होना चाहिए। सेमेंटिक मतलब क्या होता है कि वो एट्रीब्यूट अपने आप में एक मीनिंग दे, है ना, कोई मतलब नहीं रहे ऐसा एट्रीब्यूट किसी काम का नहीं। नाउ नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग द रिडंडेंट इंफॉर्मेशन इन द टपल। आप टपल्स के अंदर से वो हमारी सिर्फ उन इंफॉर्मेशन को रखे जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन हम हटा देंगे। ठीक है, रिड्यूस करना उसको। रिड्यूसिंग द नल वैल्यूज इन टपल, है ना, नल वैल्यूज जो होती है जो बिल्कुल ही किसी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर रही है, हम उनको रिड्यूस करेंगे। और अगला आता है डिसअलाइन द पॉसिबिलिटीज ऑफ जनरेटिंग सुपीरियर टपल। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारी जो ट्रपल्स हैं उसमें जो सुपीरियर ट्रपल्स होंगे उनको हम क्या करेंगे कि डिसअलाउ करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं इम्पार्टिंग क्लियर सेमेंटिक टू एट्रीब्यूट्स इन रिलेशनशिप। ठीक है, तो आप है ना हर एक सेमेंटिक को एक उसके एट्रीब्यूट से मीनिंग को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करोगे। लाइक फर्स्ट इज के बिलोंगिंग टू वन रिलेशन कैन हैव अ रियल वर्ल्ड मीनिंग। आप जानते हैं कि अगर अपन एक रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन अपने आप में एक रियल वर्ल्ड मीनिंग देता है। ठीक है, एंड अ प्रॉपर इंटरप्रिटेशंस एसोसिएट विद देम, है ना। और मैं कह सकती हूँ कि जो यहाँ पर हर एक अपना एक इंटर मीनिंग देता है वो, है ना, जो रिलेशनल, अगर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, द सेमेंटिक ऑफ रिलेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दी, सेमेंटिक वर्ड जहाँ आता है वह मीनिंग से रिलेटेबल होता है। तो हर उस रिलेशन के अंदर अगर हम इंटरप्रिट करें तो हर एक वैल्यू और हर एक टपल अपने आप में एक वैल्यू प्रोवाइड करे जो एक पर्टिकुलर मीनिंग को डेडिकेटेड हो। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ कंपनी रिलेशन की, हमने देखा है कि एम्प्लॉय है, एक डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट लोकेशन है। तो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय का नेम, बर्थ, ठीक है, हम कह सकते हैं एड्रेस, डिपार्टमेंट नंबर। तो अब ये फंक्शनल की के सॉरी ये फॉरेन की कैसे होएगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं यूज करेंगे, है ना। तो ये देखो आपने यहाँ से इसको यूज कर रहे हैं, तो हम इसको फंक्शनल फॉरेन की बोल सकते हैं। ठीक है, आगे डिपार्टमेंट नंबर, ये प्राइमरी की है क्योंकि आपने इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है ना, और यहाँ पर है डिपार्टमेंट, तो ये हमारी फॉरेन की हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं फिर, ये हम यहाँ पे, तो ये भी एक फॉरेन की है ना, ये प्राइमरी की भी है क्योंकि इसके नीचे हमने एक अंडरलाइन कर रखी है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं सिमिलर। ठीक, आगे समझते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिडंडेंट इंफॉर्मेशन इन टपल्स एंड अपडेट एनोमलीज। देखो ये चीज हम पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए। तो पहला गोल क्या होता है, डिजाइन को मिनिमाइज करने का। ठीक है, द स्टोरेज स्पेस इज यूज्ड बाय बेस रिलेशन, है ना। आप क्या करोगे, जो भी हमको जो दी हुई है तो आप उसको बेसिकली मिनिमाइज करोगे सबसे पहले। ग्रुपिंग एट्रीब्यूट्स इनटू रिलेशन स्कीम हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस। क्या बोल रहा है कि जब भी आप, अगर आप एट्रीब्यूट्स को ग्रुप करके फिर उसको रिलेशन में कन्वर्ट करोगे तो वो एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो, मतलब लाइक कि अगर आपने मान लो कि आपने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को कलेक्ट करके उसको एक रिलेशन में तो कन्वर्ट कर दिया, बट डुप्लीकेट टपल आया तो, डुप्लीकेट कॉलम आया तो
डुप्लीकेट एट्रीब्यूट आ गया तो दैट इज कॉल्ड रिडंडेंसी, है ना। तो वहां पर हमको ये चीज अपडेट करनी होगी और हमको एनोमॉलीज को, मतलब कि जो भी अगर उसमें एडिशनल जो भी चीजें आती है उसको हम एनोमॉलीज कहते हैं, तो उसको हटाना है, ठीक है। स्टोरिंग नेचुरल जॉइंट्स बेस्ड रिलेशन लीड्स द एडिशनल प्रॉब्लम्स अपडेट एनोमलीज। हम अपडेट कैसे कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, नेचुरल ज्वाइन कर सकते हो ना। मैंने बोला कि अगर अपनी दो रिलेशंस हैं, आप दो रिलेशंस को देखो, तो आप दोनों रिलेशंस में अगर सेम वैल्यूज आ रही है तो आप उनको ज्वाइन कर दो, उन टेबल को ज्वाइन कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे कि किस टाइप की इंसर्शन, जब आप इंसर्ट करते हो तो एनोमॉलीज आ सकती है, एनिमलीज, ठीक है। और डिलीशन कर सकते हैं तब आ सकती है, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंसर्शन, तो जब हम कोई नए एम्प्लॉय को इंसर्ट कर रहे हैं हमारे ओल्ड एम्प्लॉय टेबल में, है ना, तो इट इज डिफिकल्ट टू इंसर्ट अ न्यू डिपार्टमेंट हैज नो एम्प्लॉयज, ठीक है। हमको डिफिकल्टीज होगी कि एक नए एम्प्लॉय को हम एक नए डिपार्टमेंट में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऑलरेडी हैं। नेक्स्ट डिलीशन एनोमलीज कैसे आती है, तो इफ अगर हम किसी एम्प्लॉय से, किसी डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय डिपार्टमेंट से हम उस टेबल में एम्प्लॉय को हटाएंगे तो बाकी की चीजें उसको कंफ्लिक्ट कर सकती है, इज इट, है ना। तो वो इंफॉर्मेशन भी कंसर्निंग होगा और हम उस डेटाबेस को लॉस्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशन एनोमलीज, जिसके अंदर हम कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो पर्टिकुलर वो सभी जगह चेंज होनी चाहिए। अगर अपडेट कुछ टपल्स में रह गया तो फिर वो मॉडिफिकेशन एनोमलीज का कारण बन सकती है, ठीक है। तो सेकंड गाइडलाइंस क्या कहती है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले कंसिस्टिंग रीस्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट गाइडलाइन, ठीक है। सबसे पहले तो आप फर्स्ट गाइडलाइन को देखिए, फिर इट इज इंपॉर्टेंट दैट दिस गाइडलाइंस में सम टाइम्स हैव वायलेटेड इन ऑर्डर इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन क्वेरीज, यानी कि आपको किसी सर्टेन क्वेरीज को इंप्रूव करना है कुल मिला के, ठीक है। नाउ अब हम नल वैल्यूज की बात करते हैं इन टपल्स में। तो इफ मेनी ऑफ द एट्रीब्यूट्स डू नॉट अप्लाई इन ऑल टपल्स, अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सब, मतलब हम क्या कह सकते हैं, एक रिलेशन के अंदर बहुत सारे टपल्स जो होते हैं वो मे भी पॉसिबल कि उनकी वैल्यूज नल हो, है ना। तो हम यहाँ पर देखो क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एट्रीब्यूट्स डज नॉट अप्लाई, तो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं डज नॉट अप्लाई, ठीक है, टू दिस टपल, ठीक है। हम एट्रीब्यूट्स को उस टपल पे मतलब अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम उसको नल डेडिकेटेड कर देंगे। द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ द टपल इज अननोन, अगर हमको एट्रीब्यूट की वैल्यू, उस टपल की एट्रीब्यूट की वैल्यू अननोन है तब हम उसको नल कर सकते हैं, या वैल्यू पता तो है पर हमको एब्सेंट है। हमने ये नल वैल्यूज के जो डिस्कशन करे हैं ये ऑलरेडी हमने कर लिए हैं, ठीक है। अगर मान लो कि जैसे किसी के घर में मोबाइल है लेकिन उसने अभी तक मोबाइल की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो वो रिकॉर्डेड नहीं है लेकिन वो प्रेजेंट तो है, तो दैट इज कॉल्ड बी नल वैल्यू, है ना। हैविंग द सेम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल नल्स कंपैरिजन टू डिफरेंट मीनिंग्स दे हैव, ठीक है। हम जानते हैं कि नल वैल्यूज का मतलब सेम होता है लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग उसकी वो डिफाइन करती है, ठीक है। तो आगे और थोड़ा समझ लेते हैं। नाउ अब देखते हैं, हम समरी समझ लेते हैं। एनोमलीज दैट कॉजेज द रिडंडेंट वर्क टू बी डन ड्यूरिंग द इंसर्शन, मॉडिफिकेशंस एंड एक्सीडेंशियल लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, डिलीशन ऑफ द, लाइक एनोमलीज मतलब क्या होता है। एनोमलीज कब आती है, जब हमको, मतलब कभी आप अगर कोई इंसर्शन कर रहे हो, डिलीशन कर, मॉडिफिकेशन कर रहे हो या आप डिलीशन कर रहे हो, तो जो हमारी इंफॉर्मेशन का लॉस होता है ना, वो आप कह सकते हो कि दैट इज कॉल्ड एनोमलिस्टिक। नाउ वेस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस टू बी नल, अगर आपने कोई चीज, जैसे कि आपने किसी एम्प्लॉय का डेटा खाली करा है, क्लियर है, तो जब हम खाली करेंगे तो वहां पर कुछ स्पेस रह जाएगी, है ना। तो डिफिकल्टीज ऑफ परफॉर्मिंग द एग्रेशन ऑपरेशंस एंड टू बी नल, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप अगर उसी की जगह सेम किसी एम्प्लॉय को मतलब डालने की कोशिश करोगे तो वो कुछ मतलब डिफिकल्टीज को क्रिएट कर सकती है, क्लियर है। आगे देखते हैं, जनरेशन ऑफ इनवैलिड स्पिरिट्स डेटा ड्यूरिंग द जॉइंट्स एंड रिलेशनल मैच टू एट्रीब्यूट इज येट नॉट प्रेजेंट प्रॉपर। तो आप भी जानते हैं कि अगर हम जो स्पिरिट डाटा की बात करते हैं तो उसमें अगर हम प्रॉपर उसको जनरेट नहीं कर पाए, क्योंकि आप जानते हैं फॉरेन की, प्राइमरी की, इनका रिलेशनशिप कैसा होता है ना। तो इस टाइप से हम बात कर सकते हैं ना। अब हमारे आते हैं हम आईएनपी टॉपिक पे, विच इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो डेफिनेशन क्या बोल देंगे, एक कंस्टेंट है जो टू सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स
एक ऐसा कंस्ट्रेंट जो दो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के बीच में होता है। सपोज अवर रिलेशन डेटाबेस स्ट्रीम हैज एन एट्रीब्यूट्स, है ना, हम मान सकते हैं कि हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रीम है वो एन एट्रीब्यूट्स का है, ठीक है। वुल डेटाबेस इज डिस्क्राइब्ड बाय अ सिंगल यूनिवर्सल रिलेशनल स्कीम, हम पूरे जो डेटाबेस को एक सिंगल यूनिवर्सल रिलेशन से डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन बी, यस, है ना। तो अब समझते हैं हम व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्योंकि इट इज डिपेंडेंसी एंड अवर होल टॉपिक ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज डिपेंड ऑन दैट, ठीक है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी इज लाइक दिस, है ना, वी कैन से दैट कि एक्स जो है वो एक्स डिपेंडेंट वाई, ठीक है। तो यहाँ पर y कंपोनेंट जो है ऑफ अ टपल इन r, मतलब r मतलब क्या, यहाँ पे रिलेशन, ठीक है, इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ x कंपोनेंट, यानी कि अगर मैं बात करूँ इस y की, तो इस y की जो वैल्यू है वो x से डिफाइन करेगी, यानी y के कंपोनेंट जो है वो डिटरमाइन किसके द्वारा किए जाएंगे, x के द्वारा, है ना। आगे देखते हैं द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स x, है ना, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की, इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, आप जानते हैं एक्स वाला जो होगा वो लेफ्ट हैंड कहलाएगा और जो वाई होगा वो राइट हैंडेड साइड होगा डेफिनेटली, है ना। तो इसको हम अगर आपको जब भी दिखता तो आप ऐसे ही बोलेंगे कि एक्स डिराइव्ड वाई, ठीक है। कंस्ट्रेंट ऑफ आर स्टेट दैट कैन नॉट बी मोर देन वन टपल इन एक्स वैल्यू, और एक्स वैल्यू की खासियत क्या होगी कि उसमें मोर देन वन टपल नहीं होने चाहिए, कैन नॉट बी, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। that is called x is called a candidate key of, है ना, r, this implies x and y and subset of attributes। तो आप x को जब x में एक से ज्यादा टपल्स नहीं होंगे तो हम उसको कैंडिडेट की रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे समझते फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेमेंटिक मीनिंग ऑफ द एट्रीब्यूट्स, ठीक है। मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी उस एट्रीब्यूट की सेमेंटिक मीनिंग को दर्शाती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नॉर्मल बेस्ड प्राइमरी कीज, ठीक है। हम पहले प्राइमरी की को समझ लेते हैं कैसे ये नॉर्मल फॉर्म से बेस्ड है, उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन को समझेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो पूरा कॉन्सेप्ट नॉर्मलाइजेशन का प्राइमरी की पे डिपेंड है। अगर आपको जब भी नॉर्मलाइजेशन करना है तो आपको प्राइमरी की को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन की बात करते तो फर्स्ट प्रपोज बाय कोड 1972 में, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो आजकल हमको पता है कि सारे ही जो पढ़ाते हैं वो सब ये बताते हैं कि भाई ऐसे निकलता है वैसे निकलता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले कोड ने इसको प्रपोज किया था और 1972 में किया था, ठीक है, जिसको हमने सर्टिफाइड किया नॉर्मल फॉर्म के रूप में। ये एक टॉप डाउन फैशन है, लाइक ऊपर से हम नीचे की ओर इसमें बढ़ते हैं। और आगे देखते हैं रिलेशन डिजाइन बाय एनालिसिस, ठीक है। तो हम इसका रिलेशन डिजाइन किसके थ्रू करते हैं, एक एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम करेंगे। अब अगर बात करूं एक स्ट्रॉन्गर जो एनएफ होगा वो कौन सा होगा, 3NF, जिसको हम बाय कॉट नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, विच इज प्रपोज्ड बाय बायस एंड कोड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हम बोलते हैं ना BCNF, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ये है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे लेटर हम बात करते हैं, फिर हम 4th NF और 5NF की बात करते हैं। तो 4NF में हम मल्टी डिपेंडेंसी को सॉल्व करेंगे और 5NF में हम जॉन डिपेंडेंसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रोसेसिंग ऑफ एनालाइजिंग स्कीम्स इन फंक्शनल डिपेंडेंसी प्राइमरी कीज इज डिजायरेबल प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या होगी, देखो जब भी आपको नॉर्मलाइजेशन करना है तो हम प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो प्राइमरी की पे डिपेंड है। तो पहली प्रोसेस क्या होगी कि मिनिमाइज रिडंडेंसी, यानी कि रिडंडेंसी जो है वो मिनिमाइज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि मिनिमाइज होना चाहिए इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन, ठीक है। और आप क्या करोगे, फिल्टर करोगे या फिर आप प्यूरिफिकेशन करोगे, वी कैन से दैट, क्योंकि जब है ना क्वेश्चन बनते हैं ना तो फिर वो डायरेक्ट उनसे नहीं बनेंगे जो सब पढ़ा रहे, क्वेश्चन वहां से बनते हैं जो कॉन्सेप्ट बुक में दिए। तो ये चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। डिजाइन है सक्सेसफुली बेटर क्वालिटी, और आपको उसको इतना बेटर बनाना है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसके अंदर, तो देखो डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म समझते हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ रिलेशन इज रेफर्स टू हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कंडीशन दैट मीट्स द इंडिकेटेड डिग्री विच हैज बीन नॉर्मलाइज्ड। अब नॉर्मल फॉर्म का मतलब वो होता है कि वो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म हमें चाहिए उस कंडीशन में जो नॉर्मलाइज्ड डिग्री तक मिले, मतलब हमको बिल्कुल लोवेस्ट पे जाना है और नॉर्मलाइज करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले आता है नॉन एडिक्टिव एंड लॉसलेस जॉइंट डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी। तो ये दो चीज समझ लेते हैं कि जो नॉन एडिक्टिव या लॉसलेस जॉइंट है वो गारंटी देता है कि जब भी, देखो मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ लॉसलेस जॉइन क्या कहता है कि अगर आप कभी भी कोई डेटा कर रहे हो, आप उसके साथ कुछ भी करोगे तो उसमें कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। लाइक वी कैन से दिस कि इंटरसेक्शन, अगर आप इंटरसेक्शन करते हो है ना, तो आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो उनमें से जरूर बचेगा, मिलेगा, है ना, इक्वल, मतलब जो भी दोनों में सेम होता है। तो ये वही कहना चाह रहा है। और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग क्या होता है? डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग ये इंश्योर करता है कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो रिप्रेजेंट करती है सम इंडिविजुअल रिलेशन डिकम्पोजिशन को, कि वो डिपेंडेंसी मतलब उसमें डिपेंडेंसी अभी भी प्रिजर्व है कि नहीं। यानी कि आपने अगर उनका, मान लो कि आपने इंटरसेक्शन तो निकाला, लाइक मैंने लिखा एक्स डिपेंड बाय, तो आप अगर देख रहे हो तो इनमें डिपेंडेंसी अभी भी है कि नहीं है। मान लो कि हमने ऐसा शो कर रखा है कि डिपेंडेंट है, लेकिन एक्स का कोई भी एट्रीब्यूट वाई को डिराइव नहीं कर पा रहा है, तो फिर वी कैन से दैट कि इट इज नॉट एक्स डिराइव्ड बाय वाई, है ना। तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, डेफिनेशन से समझते हैं। डीनॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एंड जॉइन ऑफ हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म बेस रिलेशन इन द लोअर फॉर्म, ठीक है। हम कह सकते हैं कि डीनॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन मतलब आप रिडंडेंट डेटा को पाना चाहते हो, तो डीनॉर्मलाइजेशन उसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। ये जॉइन का वो हाईएस्ट फॉर्म जिसको हम बेस रिलेशन में पाना चाहते हैं एट ए लोअर नॉर्मल फॉर्म, बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं डिफाइनिंग द की एंड एट्रीब्यूट्स पार्टिसिपेटिंग इन द की, जो पार्टिसिपेटिंग करती है कीज में, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है डेफिनेशन ऑफ सुपर की, ठीक है। सुपर की के बारे में समझते हैं। लेट सपोज कि एक रिलेशन है, रिलेशन स्कीमा है, और यहाँ पे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एस जो है वो सबसेट है किसका? आर का, यानी रिलेशन का। क्लियर? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक की या एक सुपर की जो होगी, एडिशनल प्रॉपर्टी टू रिमूवेबल एनी एट्रीब्यूट्स ऑफ के विल बी के नॉट बी सुपर की। मान लो कि देखो के है, तो के भी उस चीज को डिराइव कर रही है और के बहुत सारी चीजों को डिराइव कर रही है, ठीक है। हमारे पास एस भी है यानी के भी है, एक एस सुपर की है ना, और के एक नॉर्मल सी की है, कोई भी मान लो। तो हम अगर एस यानी सुपर की से वो सारा काम कर पा रहे हैं जो के भी कर रहा है, तो सुपर हम के को हटा के क्यों ना सुपर की को ही प्राइमरी एट्रीब्यूट बना दे, है ना। इट इज पॉसिबल। तो आपको बस वही करना है कि सुपर जो होती है वो एडिशनल प्रॉपर्टी के की रिमूव कर देती है, क्योंकि के क्या है, हमारी मतलब हमारी रिडंडेंसी बढ़ा रहा है ना, हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो आप जो के काम कर रहा है वही एस भी कर रहा है, और एस ज्यादा एफिशिएंट है, तो वी कैन से दैट कि वी आर यूज्ड सुपर की, ठीक है। मतलब एक्सेप्ट यूज के, ठीक है, की। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन की, एक की और सुपर की में क्या अंतर है? एक, क्योंकि सुपर की हमेशा हमको मिनिमल देगी जितना हमें चाहिए नॉर्मलाइज्ड, इसीलिए हमारा पूरा कॉन्सेप्ट प्राइमरी की और इन पे बेस्ड होता है। क्लियर? अब समझते हैं हम कैंडिडेट की क्या होती है। तो एक या एक से ज्यादा की, जैसे कि मान लो कि एक रिलेशन है जिसमें मेरे पास रोल नंबर है ना, और यहाँ पर है रोल नंबर, ऑब्वियसली बात है कि नाम भी है स्टूडेंट का, और यहाँ पे है आधार कार्ड, ठीक है। तो अगर मेरे पास रोल नंबर है और मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया है ना, तो फिर मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया, तो फिर मैं इसको क्या बनाऊंगी? तो इसको मैंने बना दिया वही कैंडिडेट, ठीक है। ये मेरी क्या होता है? कैंडिडेट, क्योंकि ये भी हमारे यूनिक है, ये भी यूनिक है। तो वी कैन से दैट कि एक से ज्यादा अगर की पाई जाती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? कैंडिडेट। क्लियर है? द कैंडिडेट की इज आर्बिट्रली एज ए डिजाइन बाय प्राइमरी, है ना। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हम इसको इसके लिए ही डिफाइन करें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्राइमरी की है, तब जाके हमने कैंडिडेट की बनाई है। अगर आपके पास, अगर यहाँ पर आधार कार्ड की जगह कुछ और होता तो फिर कैंडिडेट की भी नहीं होती, क्योंकि हमारे पास तो प्राइमरी की ऑलरेडी है ना। एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड प्राइम एट्रीब्यूट। अब आप जानते हैं जो कैंडिडेट की के मेंबर्स होते हैं, जो कैंडिडेट की का पार्ट बनेंगे, वो सारे हमारे कहलाएंगे प्राइम एट्रीब्यूट्स, ठीक है। हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट, है ना, प्राइम एट्रीब्यूट्स। और द एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की का पार्ट नहीं बनते हैं ना, जो प्राइमरी की का पार्ट नहीं बनेंगे वो कहलाएंगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ये काम आएगा आपके कॉन्सेप्ट, और इसको हम क्लियर करेंगे आगे, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं तीन नॉर्मल फॉर्म विच इज 1NF 2NF 3NF, जो कोड
1972 में क्लियर करे थे, ठीक है, बनाए थे। और फिर आता है चौथा फॉर्म जिसको हम बोलते हैं BCNF, जो बाइस और कोर्ट दोनों ने मिलकर प्रपोज करे थे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ते हैं। तो देखो इसमें आपको मैं डायरेक्टली चीजें बताऊंगी, मैं पढ़ूंगी नहीं। ये एक फ्लैट बेसिक रिलेशन के बारे में समझाता है। अगर मैं बात करूं तो ये डिस अलाउ क्या करता है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो ये डिस अलाउ करता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मतलब जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू होती है वो नहीं इसको चाहिए, कंपोजिट एट्रीब्यूट इसको नहीं चाहिए, और उनके कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल भी होने नहीं चाहिए, ठीक है। और इसका जो ये डिसएडवांटेज है ना, इसको हम फर्दर मल्टी वैल्यूड में डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब मैं आगे बात करती हूँ, हम ये अलाउ किसको करता है, तो इसको ये अलाउ करता है एटॉमिक वैल्यू को, सिंपल और इनडिवाइजेबल वैल्यूज को, ठीक है। तो ये तो एटॉमिक तो वो बहुत बार पूछ चुके हैं, लेकिन वो सिंपल और इनडिवाइजेबल पूछ सकते हैं, पॉसिबल है ना, 100% चांसेस हैं इसके। तो आप इसको याद रखिए। टपल मस्ट बी सिंगल वैल्यू, टपल में हमेशा सिर्फ एक सिंगल वैल्यूज होनी चाहिए, क्लियर। अब वन इन्हें फिर से किसको डिसअलाउ कर रहा है, तो सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब एक वैल्यू तो चलेगी पर सेट नहीं होना चाहिए, टपल्स की वैल्यू बहुत सारी नहीं होनी चाहिए, है ना। और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एट्रीब्यूट और सिंगल टपल, है ना, कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, लाइक एटॉमिक, लाइक सिंगल 1 2 X, है ना, इन दोनों को साथ में नहीं चाहिए। In other word, we can say that कि allows a relation within a relation of attributes within a tuples, है ना। मतलब हमको सिर्फ वो रिलेशन चाहिए जिसमें as an attribute values एक हो, which can be permitted atomic और indivisible value, है ना। atomic तो पूछ चुके हैं, indivisible पूछ सकते हैं, अगेन से बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आगे समझते हैं। देखो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज डिसअलाउड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है, वो अलाउ नहीं करता है उसको बिल्कुल भी, डिसअलाउ, है ना। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड रिलेशनशिप, और जिसको वो अलाउ नहीं करता है उसको हम नेस्टेड रिलेशनशिप से दर्शाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1NF किसको डिसअलाउ करता है, तो नेस्टेड रिलेशन को, ठीक है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये चाहता है कि जो एक्स और वाई हो वो फुल्ली डिपेंडेंट हो एक दूसरे पे, ठीक है, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी। इफ रिमूवल ऑफ एनी ए एक्स वाई, जैसे कि आपका एक्स है और आपने एक्स ए एक्स से निकाल दिया है, इसका मतलब क्या है, डिपेंडेंसी डज नॉट होल्ड एनी मोर। यानी कि मान लो इसके हैं ए, इसके दो पार्ट हैं ए और बी, ठीक है, और इसके भी दो पार्ट है सी और डी, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे पे टोटली डिपेंड करने चाहिए। मान लो मैंने ए को निकाल दिया, ए को मैंने रिमूव कर दिया, तो वी कैन से दैट कि इट इज नॉट अ फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी, है ना। तो इसीलिए तो ये फिर अगर फुल्ली नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगी, पार्शियल हो जाएगी, है ना। दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। तो हम क्या चाहते हैं, नो पार्शियल डिपेंडेंसी, है ना। तो हमारा कुल मिला के हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि सेकेंड NF में फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी होना चाहिए। अगर वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो वो 2NF में होगा, है ना, 2NF में होगा। अदरवाइज अगर पार्शियल डिपेंडेंसी होती है तो वो नहीं होगा। पार्शियल डिपेंडेंसी कैंडिडेट की के टुकड़े नहीं होने चाहिए। इसमें ना 2NF में आप ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट आएगा कैंडिडेट की का, ठीक है वो। अब मैं आगे बात करती हूँ 2NF की। तो एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इन फुल्ली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, है ना, मतलब वही चीज। और मैंने बताया आपको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो मतलब अगर जो प्राइमरी एट्रीब्यूट होंगे वो प्राइम कैंडिडेट की का पार्ट बनेंगे, और जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो पार्ट ऑफ प्राइमरी कीज विच इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। आगे समझते हैं, थर्ड NF की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को फॉलो करती है, इसके हम ना क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। मैंने आपको अभी जो गेट के PYQs की वाली वीडियो दी है उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे हम 2NF 3NF को फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो वो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट जो वीडियो है, क्योंकि उसमें हम सारी थ्योरेटिकल चीजें सारी प्रैक्टिकली चीजें पढ़ रहे हैं, या हम थ्योरेटिकल समझते हैं क्योंकि आप भी जानते हैं आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल चीजें भी आती हैं। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म का आप T से ध्यान रखें, इसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंस इसमें चाहिए, ठीक है। तो एक्स जैसे वाई पे डिपेंड है, जैसे हम इसमें 3 कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, एक्स डिपेंड ऑन वाई, है ना, वाई डिपेंड ऑन जेड। तो वी कैन से दैट कि एक्स इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन जेड, वी कैन से दैट इजंट पॉसिबल, है ना, क्योंकि एक्स जब वाई पे डिपेंड कर रहा है, वाई जब जेड पे डिपेंड कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो है वो जेड पे भी डिपेंड करेगा। तो यही हमको चाहिए, ठीक है। तो नाइदर कैंडिडेट की और नॉर अ सबसेट ऑफ की बोथ एक्स एंड जेड, जेड वाई होल्ड। देखो इसको आप मैं क्लियरली इसको आप 2 डेफिनेशन समझाऊंगी।
According to code original definition, a relation scheme is 3NF if satisfy the 2NF। तो सबसे पहले अगर 2NF में किसी को होना है तो उसको 1NF में तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। और हर एक रिलेशन 1NF में तो होगा ही होगा क्योंकि उसमें एक सिंगल एट्रीब्यूट है, ठीक है। और 2NF में होना है, 3NF में होने के लिए उसको 2NF में होना कंपलसरी है, ठीक है। तो आप ऐसे ऊपर से नीचे आते जाओगे ना, टॉप डाउन अप्रोच है तो पहले 1NF चेक करेंगे, फिर 2NF चेक करेंगे, फिर 3NF चेक करेंगे, तभी जाके वो लास्ट में नॉर्मलाइज होगा, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या है, नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ऑन द प्राइमरी एट्रीब्यूट, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने आपको जैसे बताया था ना कि एक्स और वाई, और मान लो कि जेड जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो आप एक्स को कैसे डिपेंडेंट कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इस टाइप से हम देखो यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझते हैं। The functional dependency of the left hand side of the proper subset of primary key and functional dependency on the left hand side of the non key attribute problematic है, ठीक है। तो जब हमने 2NF पढ़ा था तो 2NF में हमें एक चीज दिक्कत दे रही थी कि जब आपने, आप ध्यान से देखना जब आप पढ़ोगे तो उसको, तब हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट्स रहेंगे और हम उसको नॉन प्राइम से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। प्राइम एट्रीब्यूट कभी भी नॉन प्राइम को डिराइव नहीं करेंगे, मतलब उसमें है ना। तो ये नॉन प्राइम हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो अब हमने क्या करा, इसमें दो कंडीशंस रख दी 3NF में, सॉरी 2NF में हमारे पास ये दिक्कत रहेगी, हम 2NF को ही समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3NF हैज अ लाइक वी कैन से दैट कि हम इसमें रेमेडी ऑफ द नॉर्मल प्राइमरी कीज को टेस्ट करेंगे हर केस में, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें जनरलाइज डेफिनेशन ऑफ थर्ड एनएफ फॉर्म की, तो मैं आपको डायरेक्टली यहीं से सबको समझा दूंगी लाइक दिस, ठीक है। तो सबसे पहले 1NF की बात करते हैं, तो नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी और नेस्टेड रिलेशन। तो इसकी रेमेडी क्या हो जाएगी, हमको क्या सॉल्यूशन मिला कि हर एक जो न्यू रिलेशन है उसके पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट या फिर नेस्टेड रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, मतलब अगर मल्टीवैलिड नहीं होगा तो फिर वो अलग मल्टीवैलिड नहीं मिलेगा, है ना। और रिलेशन प्राइमरी की मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैव नो नॉन की एट्रीब्यूट शुड बी फंक्शनली डिपेंडेंट और पार्ट ऑफ प्राइमरी की, मतलब हम ये चीज टेस्ट करेंगे कि वो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए, उसमें कोई नॉन की एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए और प्राइमरी की का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। अब हमको नॉर्मलाइज करके क्या मिला, तो सेट ऑफ न्यू रिलेशन मिला जो पार्शियली की विद डिपेंडेंट एट्रीब्यूट, मेक श्योर द कीप रिलेशन इज ओरिजिनल जो प्राइमरी की एंड एनी एट्रीब्यूट ऑफ द फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि आप उसको जब तोड़ते हो और फिर आपको जोड़ते हो तो आपको वापस फुल्ली डिपेंडेंट मिलना चाहिए, ठीक है। रिलेशन शुड नॉट हैव एनी नॉन की, है ना। वही 3NF में ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई तो करेगी करेगी कि आपको नॉन फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, है ना। और थर्ड है कि नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमको इससे क्या डिकम्पोजिशन मिलेगा, तो रिलेशन जो है वो नॉन की एट्रीब्यूट्स का और अदर नॉन की एट्रीब्यूट हम इसमें डिराइव करेंगे, ठीक। तो हम इसके अंदर जैसे कि सबसे पहले जनरल डेफिनेशंस ऑफ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की देखते हैं। तो एक रिलेशन स्कीम है जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, तो वो कब है, जब आप एवरी प्राइम एट्रीब्यूट ए इज नॉट अ पार्शियली डिपेंडेंट ऑन एनी की द टेस्ट ऑफ 2NF इन्वॉल्व द टेस्टिंग इन फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पार्ट ऑफ प्राइमरी की, यानी कि हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है, जो भी एक्स या वाई है ना, आप एक्स की बात कर लो, आप वाई की बात कर लो, इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते। और ये वाला जो है इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की, वी कैन से दैट, बट हियर y इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्राइमरी की, तो y तो कभी होना ही नहीं चाहिए, क्लियर है। आगे देखते हैं जनरल डेफिनेशंस ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म की जनरल डेफिनेशन समझते हैं। हमको नॉन ट्राइवल नहीं मिलना चाहिए, या फिर हम इसको कह सकते हैं आइदर या तो एक्स और वाई, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट में बता दूं, ठीक है। एक्स जो है वो सुपर की होनी चाहिए, या फिर बी जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो एक्स यहाँ पर या तो एक्स सुपर की हो जाए भाई, ठीक है, या फिर हमारा जो वाई है वो प्राइम एट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट। तो आपको इसमें आइदर और वाली कंडीशन है, या तो ये सेटिस्फाई हो या फिर ये, बहुत एक साथ नहीं होंगे बट दोनों में से, ठीक। अगर मैं बात करूं जनरेशन ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म की, थोड़ा अच्छे से इंटरप्रेट करें, तो अब जब हम इसमें से दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है ना, जैसे कि यहाँ पर अल्टरनेट डेफिनेशन से समझते हैं कि इट इज अ फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन एवरी की और नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ये हमारे 2NF की कंडीशन है जो डेफिनेटली 3NF सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तभी तो हम उसको 3NF में लेके आए, ठीक है।
अब आप बात करते हो बायस कोड नॉर्मल फॉर्म यानी BCNF, ठीक है, हम इसको शॉर्ट में BCNF से ही बोलते हैं, बच्चों को तो इसके फुल फॉर्म भी नहीं पता होंगे, ठीक है। सो सिंपलियर फॉर्म ऑफ 3NF, 3NF से थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है, सिंपलियर भी है, इसमें हम थोड़ा और सॉल्व कर देते। लाइक हमने क्या, देखो 3NF की कंडीशन क्या थी, आप भी जानते हो 3NF में या तो वो बोलता है कि या तो सुपर की हो, राइट, या फिर प्राइमरी की हो, क्लियर। तो आप अगर बात करें यहाँ तो सुपर की हो या प्राइमरी की, लेकिन BCNF बोलता है, BCNF आया यहाँ पर, ठीक है, इसको हम हटाते हैं और BCNF आया, और BCNF ने बोला कि भाई मैं बहुत पावरफुल हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, बहुत पावरफुल हूँ और मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, विच इज सुपर की, है ना, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे चाहिए सुपर की, क्योंकि मेरे पास है पावर। तो उसको सिर्फ सुपर की से लेना देना है, तो वो अपने रिलेशन में खाली सुपर की को इंपॉर्टेंस देगा। तो द डेफिनेशन ऑफ द BCNF इज होल्ड द नॉन ट्राइबल, क्योंकि ये 3NF को तो सपोर्ट देता ही है, क्योंकि ये 3NF से ही हो क्या है, और साथ में ये बोलता है कि मेरे को एक्स जो चाहिए वो पावरफुल चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा सुपर की होना चाहिए, और अगर सुपर की होता है तो वो BCNF में हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दिस, है ना। अगर अगर 3NF की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर हम कह सकते हैं, अगर 3NF में अगर हम उसको प्राइम एट्रीब्यूट्स घोषित कर देते हैं तो वो BCNF तो होगा ही नहीं। तो इसलिए हम 2NF से चेक करेंगे सबसे पहले। अब आता है हमारा मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके अंदर आप समझना कि जब हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो हम मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी क्यों पढ़ते हैं। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब हम फर्स्ट NF को सॉल्व करते हैं तो वहां पर हमारे पास मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी जो आती है वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो कहती है कि सेट ऑफ वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, है ना, और वी कैन से दैट कि हमको मतलब रिलेशन को दो या दो से ज्यादा वैल्यूज हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट होते हैं उस रिलेशनशिप के। तो हम इसलिए कह सकते हैं इसको कि हर एक एवरी वैल्यू ऑफ अदर एट्रीब्यूट इज से स्टेट ऑफ कंसिस्टेंस। देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। लाइक हमारे पास है ना, यहाँ पर एक एम्प्लॉय है ना, एक एम्प्लॉय नेम है, एक एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय नेम है, एक प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट है और एक डिपार्टमेंट नेम है, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय है वो वर्क करता है सेवरल प्रोजेक्ट में और सेवरल डिपार्टमेंट में। अब ऐसा तो कंपलसरी नहीं है कि एक एम्प्लॉय हमेशा एक ही प्रोजेक्ट पे एक ही डिपार्टमेंट में काम करेगा। इट इज पॉसिबल कि वो मल्टी टैलेंटेड है और वो डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में काम भी करता है और अलग अलग प्रोजेक्ट पे वर्क भी कर रहा है, क्लियर है। तो हमको यहाँ पर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स की बहुत ज्यादा नीड लगेगी, क्लियर। तो इसीलिए एम्प्लॉय के प्रोजेक्ट जो है वो डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट इधर चल रहा है तो फिर आप दो प्रोजेक्ट एक साथ कैसे करोगे। तो मतलब टाइमिंग मैच करना, ये सारी, तो वो हम अगर ऐसे रिलेशनशिप को हम सुपीरियर रिलेशनशिप कहते हैं। तो इन्हीं रिलेशनशिप को अवॉइड करने के लिए हमने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट वाला जो है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म बनाया है, ठीक है। तो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी बोलती है कि एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई, तो यहाँ पर हमारे पास T1 और T2 रहेगा और वो एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। नाउ अगर मैं डेफिनेशन से समझूं तो एक रिलेशन है वो 4NF में कब होगा, जब हम बोलेंगे कि वो नॉन ट्राइबल होगा। आप इसमें देखेंगे तो ये 3NF BCNF में तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसकी में मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसको अवॉइड करेगा। तो ऑल की रिलेशन इज ऑलवेज इन BCNF, है ना, नो फंक्शनल डिपेंडेंसी। ऑल की रिलेशन इज अन EMP रिलेशन, है ना। और क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉट इन 4NF अगर उसमें नॉन ट्राइबल मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी डिकम्पोज एक सेट ऑफ रिलेशन होगा, तो मतलब उसमें ना मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए कुल मिला के। और डिकम्पोजिशन रिमूव द रिडंडेंसी ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन हम हटा सकते हैं, किस डिकम्पोजिशन करके हम इसको हटा सकते हैं कि आप अगर डिफरेंट को इसको डिफरेंट सेट में तोड़ दोगे तो हम डिकम्पोज कर रहे हैं इसको, है ना, तो इसलिए हम इसको हटा सकते हैं ना। नेक्स्ट हमारा आता है ज्वाइंट डिपेंडेंसी विच इज फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमिनेटिंग मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी रिपीट बाय बाइनरी डिकम्पोजिशन एज वेल, है ना। वहीं अब हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे, अगर बात करूं मैं मल्टी वैल्यूड की, तो अभी हमने समझा कि ये तो वॉयलेंस क्रिएट कर सकती है 4NF में, तो इसको हटाने के लिए हम ज्वाइंट डिपेंडेंसी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो मल्टी वेट डिकम्पोजिशन, क्योंकि आप वहां डिकम्पोजिशन कर रहे हो,
उस चीज को हटाने के लिए, रिडंडेंसी को हटाने के लिए। तो आपने अगर ज्वाइंट डिपेंडेंसी कर दी, यानी कि हमने अगर जैसे जो जो दो टेबल हट बनाते हैं हमने ना, और हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उससे जो हमारे मल्टीपल टपल से मल्टी वैल्यूड है वो हट जाएंगी, है ना। तो इट इज पॉसिबल कि वेरी पेक्यूलर और कंस्ट्रेंट होंगे इसमें, जो आज के टाइम पे डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट इट इज, इसलिए हम इसका यूज बहुत रेयर करते हैं। लेकिन हाँ, ये हमारे मल्टीवे डिकम्पोजिशन को रिमूव कर देती है। क्लियर है। तो इस टाइप की जॉइंट डिपेंडेंसी होती है, शुड बी नॉन एडेक्टिव जॉइंट डिकम्पोजिशन। इसमें किस टाइप के नॉन एडेक्टिव जॉइंट डिकम्पोजिशन होनी चाहिए। डेफिनेशन से समझे तो जस्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन, प्रोजेक्ट जॉइंट नॉर्मल फॉर्म वी कैन से दैट विद रिस्पेक्ट टू हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, जॉइंट डिपेंडेंसी और एवरी नॉन ट्राइवल डिपेंडेंसी। तो आप इसमें इतनी सारी चीजें समझते हो, और हर एक रिलेशन का अपना एक सुपर की तो होना ही चाहिए। ये तो पर्टिकुलर पीसीएनएफ से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हमने सभी में पढ़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको समराइज करके बताती थी, वन नॉर्मल फॉर्म में क्या है, एटॉमिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम अगर एटॉमिक वैल्यू नहीं मिलती है तो हम 2NF में आ गए, ठीक है। तो 2NF में चेक करते हैं अब हम। तो 2NF में हमें क्या चाहिए, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, है ना, पार्शियली नहीं होनी चाहिए, नो पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। या वी कैन से दैट की कैंडिडेट की के टुकड़े नहीं होने चाहिए, है ना, ठीक है। तो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कहता है 2NF वाला। थर्ड आता है हमारा 3NF। 3NF क्या कहता है, 3NF दो कंडीशन रख देता है। 3NF बोलता है कि भाई मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पावरफुल हूँ 2NF से, तो मेरे पास 2NF के साथ साथ एक दो कंडीशन होगी, विच इज कि यहाँ या तो ये सुपर की हो, है ना, या तो ये सुपर की हो या फिर ये प्राइमरी की हो, ठीक है। लेफ्ट राइट, मैं लेफ्ट को लेफ्ट में लिख रही हूँ और राइट को राइट में लिख रही हूँ ना। तो मेरे को जो है, या तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड वाला सुपर की चाहिए, या राइट हैंड साला साला सावा राइट हैंड वाला जो है मुझे प्राइमरी की प्राइम एट्रीब्यूट चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों में चीजें हैं। आगे हम आगे आते हैं 4NF पे। तो 4NF क्या कहता है, सॉरी 4NF नहीं, हम पढ़ते हैं फिर BCNF में, ठीक है। तो BCNF जो होता है वो क्या कहता है, BCNF बोलता है कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, तो मुझे सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, विच इज कॉल्ड सुपर की। तो जो जो लेफ्ट हैंड वाला है, यानी कि एक्स, एक्स हमेशा सुपर की होना चाहिए, ठीक है, ये डिराइव करता है, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन होती है। नाउ अगर मैं आगे बात करती हूँ फिर 4NF की, तो 4NF क्या कहता है, ये थोड़ा हट के बात करता है 1NF से, ये अपना वो करता है, और 1NF के थ्रू देख के ये बोलता है कि मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मल्टी वैल्यूड से रिलेटेड होता है, ठीक है। और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म तो बहुत ही शाना है, बोलता है कि मेरे को तो ज्वाइंट डिपेंडेंसी से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को ज्वाइंट से कनेक्ट कर दें। तो ये चारों को मैंने समराइज कर दिया है। 1NF एटॉमिक वैल्यू चाहता है, 2NF चाहता है कि मैं फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट हूँ, 3NF चाहता है कि भाई मेरे को चाहिए सुपर की या प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। BCNF बोलता है कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मुझे चाहिए सुपर की, ठीक है। और लास्ट आता है मेरे पास 4NF, जो चाहता है कि भाई मुझे तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट चाहिए। और 5NF बोलता है कि मुझे चाहिए जोन डिपेंडेंसी, ठीक है, मैं जोन डिपेंडेंसी के साथ खेलूंगा। तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सब मैंने कवर करे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम गेट के PYQ में कर ही रहे हैं, और अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे तो दैट आई विल सॉल्व इट, ठीक है। सो थैंक यू।